जय हिंद मित्रों। आज हम यूपी ग्रामीण प्रवेश के पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जो लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आज हम आपको चकबंदी के बारे में बताएंगे, चकबंदी के प्रकार के बारे में बताएंगे। चकबंदी के प्रकार होते हैं कि एक ऐच्छिक चकबंदी होती है और एक अनिवार्य चकबंदी होती है। ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी में जो है क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐच्छिक चकबंदी इच्छा के अनुसार चकबंदी होती है, जो किसान की इच्छा के अनुसार ही होती है। इसकी शुरुआत जो है 1921 में पंजाब से शुरू हुआ था और सहकारी समितियों के माध्यम से हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है हमारा। 1921 में पंजाब से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हमारी होती है अनिवार्य चकबंदी। अनिवार्य चकबंदी होती है सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से चकबंदी की जाती है। इसमें ये होता है, अगर इच्छा है किसान की तो ठीक है, नहीं है तब भी उसको चकबंदी करवाना ही पड़ेगा। ये सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से चकबंदी की जाती है। फिर हमारी आती है आंशिक अनिवार्य। आंशिक अनिवार्य में होता है गांव के अधिक लोग चकबंदी कराने को तैयार हो जाते हैं, जिनके पास गांव की 75% ज़मीन है और तैयार हो जाते हैं तो गांव की चकबंदी की जाती है। जिनके पास मैक्सिमम ज़मीन होती है, अगर वो लोग तैयार हो जाते हैं तो चकबंदी की जाती है। अगर वो लोग तैयार नहीं हैं तो चकबंदी नहीं की जाती है। इसमें यह होता है 1923 में मध्य प्रांत में सर्वप्रथम यह कानून बनाया गया था। 1923 ईस्वी में मध्य प्रांत में सर्वप्रथम कानून बनाया गया था। और पूर्ण अनिवार्य क्या होता है? कानून बनाकर अनिवार्य रूप से पूरे क्षेत्र में लागू करना। पूर्ण अनिवार्य होता है कानून बनाकर अनिवार्य रूप से पूरे क्षेत्र में लागू करना। सन 1948 में पूर्ण रूप से चकबंदी हमारे देश में लागू हो गई थी। इसके बाद में क्या होता है? दाखिल खारिज। दाखिल खारिज ये वार्षिक रजिस्टर होता है। दाखिल खारिज वार्षिक रजिस्टर होता है, जिसको हम शुद्ध भाषा में खतौनी कहते हैं। इस खतौनी में किसी जोतकार को हटाकर नए नाम को दर्ज करना दाखिल खारिज कहलाता है। इसमें लगभग 1 महीने की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो है अगर किसी ने अगर खेत को बेचा है और उस खेत को दूसरे आदमी ने खरीदा है, दूसरे किसान ने खरीदा है, तो उसमें जो है उस बैनामा के बाद में दाखिल खारिज का प्रोसेस होता है, जिसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है इस प्रोसेस में। इसके बीच में अगर किसी को आपत्ति होती है इस 1 महीने के अंदर, तो वो अगर आपत्ति को जो है तहसीलदार या उप जिलाधिकारी या फिर डीएम के पास जाकर इस आपत्ति को जो है बताता है, तो इस दाखिल खारिज को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद जस्ट हम आते हैं कृषि वर्ष। कृषि वर्ष क्या होता है? ये फसली वर्ष होता है। भारत में 1 जुलाई से शुरू होता है, आधिकारिक रूप से है। भारत में 1 जुलाई से शुरू होता है और समाप्ति 30 जून को होती है। इसको फसली वर्ष भी कहते हैं। ये हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को समाप्त कर दिया जाता है। इसके जस्ट बाद हम आते हैं उत्तराधिकार का क्रम क्या होता है। उत्तराधिकार का क्रम, अगर कोई किसान ए है और उसके पास संपत्ति है या भूमि है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जस्ट उसके जो है पुत्र का अधिकार होता है। अगर वो पुत्र नहीं होता है तो अगर ए हमारी महिला है तो महिला के पति का अधिकार होता है। अगर महिला का जो है पति नहीं है तो उसकी पुत्री का अधिकार होता है। उसकी पुत्री भी अगर नहीं है तो जो महिला है तो उसके पिता या फिर माता, अगर पिता या माता भी नहीं तो भाई या भाई के पुत्र का अधिकार होता है। ये हमारे उत्तराधिकार का प्रोसेस होता है। ये हमारे उत्तराधिकार का क्रम होता है। फिर उत्तराधिकार की प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में जो है उत्तराधिकार की प्रक्रिया हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक तो विवाद रहित होती है, एक विवाद सहित होती है। विवाद रहित में क्या होता है? इसमें हमारा अगर कोई किसान है और अगर उसका पुत्र है
विवाद रहित की हम बात कर रहे हैं। अगर एक कोई किसान है और उसका कोई पुत्र है और उस पुत्र के जो पिता की है वो मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है, वो पुत्र सूचना देता है किसको, लेखपाल को। और लेखपाल क्या करता है, उस सत्यता की जांच करता है कि उनके पिता की मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। और वो लेखपाल किसके माध्यम से करता है सत्यता की जांच, गवाह के माध्यम से करता है। गवाह के माध्यम से सत्यता की जांच करता है। इसके बाद में अगर वो बात सत्य हो गई है, वो बात अगर सत्य हो गई तो प्रपत्र नंबर 111 भरकर वो कानूनगो को भेज देता है। प्रपत्र नंबर 111 भरकर वो कानूनगो को भेज देता है। और अगर कानूनगो ने हस्ताक्षर दे दिया है, अपना हस्ताक्षर कर दिया है, तो उसकी अगर अनुमति मिल गई है तो दाखिल खारिज कर दी जाती है। और जो किसान ने जो है, और जो किसान की मृत्यु हुई उसके जस्ट बाद उसके पुत्र के नाम जमीन आ जाती है और नाम बदल जाता है उसका। इसके जस्ट बाद हम बोलते हैं उसका दूसरा टाइप से हमारा है विवादी ज़मीन। विवादी ज़मीन में कैसे होती हैं, अगर कोई किसान बी है, अगर कोई किसान बी है और उसके पास भूमि है और उस किसान की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में दो दावेदार मिल जाते हैं। अगर कोई दावेदार सी है और दावेदार डी है। अब दावेदार सी और डी में आपस में जो है ये दावा करते हैं कि ये ज़मीन मेरी है और ये ज़मीन मेरी है। डी दावेदार कर रहा है कि मेरी ज़मीन है, सी दावेदार कर रहा है मेरी ज़मीन है। अब इसकी सूचना जो है लेखपाल साहब के पास जाती है। तो लेखपाल जो है वो तहसीलदार को सूचना देता है। तहसीलदार को सूचना देता है तो तहसीलदार दोनों पक्षों की बात सुनता है। तहसीलदार दोनों पक्षों की बात सुनता है और फिर जो है वो फैसला देता है। फिर वो फैसला देता है। उस फैसले के अनुसार अब वो जिसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, अगर सी के पक्ष में सुनाएगा तो सी के पास जाएगी ज़मीन, अगर डी के पक्ष में जाएगा फैसला तो डी के पास जाएगी। अगर आप उस न्याय से खुश नहीं हैं, अगर आप उस न्याय से खुश नहीं हैं, तहसीलदार के न्याय से खुश नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एसडीएम से अपील कर सकते हैं। एसडीएम से हम अपील कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है विवादी ज़मीन का। फिर तहसील दिवस क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाधान दिवस बोलते हैं। समाधान दिवस, ये जन शिकायतों को सुनकर निस्तारण करने के लिए तहसील दिवस प्रत्येक तहसील में किया जाता है। जन शिकायतों को सुनकर उसका निस्तारण करने के लिए तहसील दिवस प्रत्येक तहसील में किया जाता है। इसमें जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो सभी लेखपाल उपस्थित होते हैं। और यह जो है क्या होता है, प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार, और यह एक से अधिक बार भी हो सकता है। कम से कम एक बार और एक से अधिक बार भी हो सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक जन समस्या होती है, लोगों की समस्या होती है। उसमें उस समाधान दिवस में या तहसील दिवस में उन जन समस्या लोग किसानों की जो है आवेदन फॉर्म भरा जाता है और उनको एक रसीद दी जाती है। इस रसीद में 10 अंकों का क्रमांक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जन समस्या का आवेदन रसीद होती है उसमें अंकों का क्रमांक कितने अंकों का होता है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसमें 10 अंकों का क्रमांक होता है। तहसील दिवस महीने के प्रथम तहसील दिवस महीने के प्रथम व तीसरे मंगलवार को होती है। तहसील दिवस महीने के प्रथम व तीसरे मंगलवार को होती है और इसकी शुरुआत लगभग जो है 10 बजे प्रातः हो जाती है। ये हमारा पार्ट 3 है वीडियो, और आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।